हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी ब्लॉग विद शिवेंद्र। देखिए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 पढ़ रहे हैं। आज हमें इसमें एक नया टॉपिक पढ़ना है, उसका नाम है एडमिशन। ठीक है, स्वीकृति जिसे हम कहते हैं। इस स्वीकृति का प्रावधान जब हम पुराना वाला एविडेंस पढ़ा करते थे तो वहां सेक्शन 17 में प्रावधान किया गया था, जबकि इस नए वाले एक्ट में कहां प्रावधान है, सेक्शन 15 में इसका प्रावधान किया गया है। कुछ भी चेंजेस आपको यहां पर देखने को नहीं मिलेंगे। जैसा 17 था वैसे ही सेक्शन आपका 15 बताया गया है। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज, इसमें हमें पढ़ना क्या है आज की वीडियो में, तो हमें पढ़ना है कि स्वीकृति क्या होती है, स्वीकृति कौन कर सकता है, स्वीकृति कितने प्रकार की होती है, स्वीकृति का साक्षिक मूल्य क्या है। इन सभी विषयों के बारे में हमें इस वीडियो में जानना है। ठीक है, ये जो टॉपिक है हमारा स्वीकृति, जिसे हम एडमिशन कहते हैं, ये आपके प्री के लिए और मेंस के लिए, इन दोनों लिहाज से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये पूरा जो हमने टॉपिक लिखा है ये आपके मेंस का क्वेश्चन भी बनता है। आगे चल के हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि स्वीकृति और संस्वीकृति में क्या अंतर है। जब मैं संस्वीकृति पढ़ा लूंगा आपको, कन्फेशन जिसे हम कहते हैं, तो मैं उसमें अंतर भी बताऊंगा कि स्वीकृति और संस्वीकृति में क्या अंतर होता है। मेंस में आपसे यहां से क्वेश्चन भी पूछा जाता है, स्वीकृति संस्वीकृति में अंतर क्या है, ये आप लिखिए, तो वहां आपको लिखना होता है, अंतर बताना होता है। ठीक है, तो ये आज की वीडियो में हम लोग इतनी चीजों को कवर करेंगे। आगे मैं वीडियो को स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आपको ये बता दूं, नए एक्ट जो 1 जुलाई से लागू हो चुके हैं, उसमें से मैं पहला एक्ट भारतीय साक्ष्य अधिनियम पढ़ा रहा हूं। उसके बाद नेक्स्ट एक्ट मैं पढ़ाऊंगा। जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएगा दूसरा एक्ट मैं स्टार्ट करूंगा। तो जिन भी स्टूडेंट्स को क्लास ज्वाइन करनी होगी वो मुझे बताए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है शिवेंद्र लॉ स्टडी के नाम से, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। आज की क्लास एज अ डेमो के रूप में आप लोगों के समक्ष है। यदि आपको क्लास अच्छी लगेगी तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और चैनल पर यदि आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आपको क्लास अच्छी लग रही होगी तो आप क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए मैंने नंबर आपको बता ही दिया। चलिए आते हैं अपने टॉपिक पे, स्टार्ट करते हैं। स्वीकृति क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 पढ़ रहे हैं। इसमें स्वीकृति पढ़ना है जिसे हम कहते हैं एडमिशन। क्लियर, सेक्शन 15 में इसका प्रावधान किया गया है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। स्वीकृति, पहले आप ये समझिए कि स्वीकृति होती क्या है। स्वीकृति के विषय में यह कहा गया, स्वीकृति मतलब स्वीकार कर लेना। किस चीज को स्वीकार कर लेना, तो कहा गया ऐसी बात जो अपने हित के विरुद्ध है उसको स्वीकार कर लेना ही आप क्या कहलाता है, स्वीकृति कहलाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा यहां पे क्या लिखा गया है, अपने हित के विरुद्ध किसी चीज को स्वीकार कर लेना, न कि अपने पक्ष में स्वीकार कर लेना। दो चीजें हैं, ध्यान रखिएगा। स्वीकृति तभी आपकी मानी जाएगी, सुसंगत मानी जाएगी, जब आप अपने हित के विरुद्ध कहते हैं तभी वो स्वीकृति स्वीकृति होगी, अन्यथा वो स्वीकृति नहीं मानी जाएगी। जैसे यदि मैंने किसी से उधार लिया, मान लीजिए आपसे उधार लिया है मैंने, तो मैं ये कहता हूं कि भाई मुझे आपका पैसा वापस करना है, देना है आपको पैसा जो मैंने आपसे लिया था, तो ये क्या है, ये आपकी स्वीकृति मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि मैं अपने हित के विरुद्ध वो बात कह रहा हूं। और कोई भी व्यक्ति अपने हित के विरुद्ध बात तभी करता है जब वो बात सत्य हो, अन्यथा वो बात न करता। अब आप पूछ सकते हैं कि भाई अपने पक्ष में क्यों नहीं कर सकता है। देखिए, जब कोई व्यक्ति अपने पक्ष में किसी चीज बात को कह रहा है तो वो स्वीकृति नहीं होगी। जैसे यदि ये हो जाए कि मुझे आपसे पैसा लेना है, ठीक है, लेना है, इससे पहले मैंने क्या कहा कि देना है, मैंने पैसा लिया था उधार आपसे तो वो देना है, तो वो स्वीकृति हो गई। लेकिन सेकंड वाले में मैं क्या कह रहा हूं, आपसे पैसा लेना है मुझे, तो लेना है तो ये किसके पक्ष में जा रहा है, ये बात अपने पक्ष में आप कर रहे हैं, तो ये चीज आपकी स्वीकृति नहीं मानी जाएगी। तो कुल मिला के दो चीजें हैं,
जब आप अपने हित के विरुद्ध कोई बात कहते हैं तो वो स्वीकृति के अंतर्गत माना जाता है। जब आप अपने पक्ष में कोई बात कहते हैं, अपने हित के लिए कहते हैं, तो वो स्वीकृति नहीं माना जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा स्वीकृति क्या चीज होती है। स्वीकृति जो है वो सिविल भी हो सकती है, वो क्रिमिनल भी हो सकती है। अधिकतर आपको स्वीकृति सिविल में ही मिलेगी। क्रिमिनल में जब स्वीकृति आप करते हैं तो वही चीज क्या बन जाती है, कन्फेशन बन जाता है, संस्वीकृति बन जाता है कि आप कहते हैं कि फलाने व्यक्ति को हमने मार डाला। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये कन्फेशन हो गया। आप उस चीज के लिए गिल्टी फील कर रहे हैं। ठीक है, गिल्टी फील कर रहे हैं, इसलिए वो क्या हो जाता है, कन्फेशन हो जाता है। कन्फेशन के विषय में हम लोग आगे बात करेंगे। ठीक है, चलिए आइए देख लेते हैं यहाँ पे। अब देखिए यहां लिखा है स्वीकृति, स्वीकार करना किसी चीज को, क्या, ऐसी बात जो अपने हित के विरुद्ध हो। ये ध्यान रखिएगा, ये लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये अपने हित के विरुद्ध होगी तो ही वो स्वीकृति मानी जाएगी। जैसे हमने देखा 500 रुपए देना है या कोई भी उधार लिया है तो हमको देना है, तो वो क्या होगा, वो स्वीकृति मानी जाएगी। कुछ ऐसी कंडीशन भी है कि जब स्वीकृति को अपने पक्ष में साबित किया जाता है। सामान्य तौर पर कोई भी बात जब आप अपने पक्ष में कह रहे हैं तो वो स्वीकृति नहीं मानी जाती है। क्यों नहीं मानी जाती, इसलिए नहीं मानी जाती है क्योंकि यहां पर झूठ बनाने का मौका मिल जाता है आपको। आप अपने पक्ष में कोई बात कह रहे हैं तो झूठ बना के कोई बात आप कह सकते हैं। जैसे मैंने आपको 500 रुपए उधार दिया है, अब मैं आपको कहूं कि भाई मुझे 500 नहीं बल्कि 5000 रुपए लेना है, तो ये क्या हुआ, ये आपका स्वीकृति में नहीं माना जाए क्योंकि झूठ बनाने का मौका इसमें बहुत ज्यादा मिल जाता है, इसलिए अपने पक्ष में वो स्वीकृति नहीं मानी जाती है। ये सामान्य तौर पर होता है कि कोई व्यक्ति अपने पक्ष में अगर कोई बात कहता है तो वो स्वीकृति नहीं होती है, लेकिन ऐसी कुछ कंडीशन भी है जो अपवादित दशाएं हैं। जब कोई व्यक्ति अपने पक्ष में कोई बात कह रहा है तो वो स्वीकृति की कोटि में मानी जाएगी। इसके विषय में हम आगे पढ़ेंगे कि ऐसी कौन सी कंडीशन है जब कोई व्यक्ति कोई बात कह रहा है तो वो स्वीकृति मानी जाती है, जब वो अपने पक्ष में कोई बात कर रहा है। वो कंडीशन कौन सी है, ये हम पढ़ेंगे यहां पर। कब पक्ष में साबित की जाएगी, सेक्शन 19 हम जब पढ़ेंगे तो वहां मैं बताऊंगा आपको कि 3 कंडीशन है जहां पर स्वीकृति को अपने पक्ष में साबित किया जा सकता है। ठीक है, चलिए अब देखिए यहां पे क्या कह रहे हैं, स्वीकृति क्या है, स्वीकृति एक कथन है, ध्यान रखिएगा, स्टेटमेंट है। ये स्वीकृति क्या है, एक कथन है जो मौखिक हो सकती है, दस्तावेजी हो सकती है, इलेक्ट्रॉनिक रूप में हो सकती है। ये 3 में से कोई भी आप स्टेटमेंट दे सकते हैं तो वो स्वीकृति के अंतर्गत मानी जाएगी। तो अब प्रश्न उठा कि क्या कोई भी कथन स्वीकृति हो सकता है, नहीं, सभी कथन स्वीकृति के अंतर्गत नहीं माने जाएंगे। वही कथन स्वीकृति के अंतर्गत माने जा सकते हैं जो विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य के बारे में कोई अनुमान इंगित करता है। यहां अनुमान शब्द लिखा गया है, ये ध्यान रखिएगा। तो इस तरह कोई भी कथन आप कर रहे हैं तो वो आपका स्वीकृति के अंतर्गत नहीं माना जाएगा। वो तभी माना जाएगा जब वो कथन विवादक या सुसंगत तथ्य के बारे में अनुमान इंगित करता है, तभी वो स्वीकृति होगी, अन्यथा नहीं होगी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। विवादक तथ्य क्या होता है, सुसंगत तथ्य क्या होता है, इसके विषय में ऑलरेडी मैं बात कर चुका हूं। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा परिभाषा खंड में विवादक तथ्य और सुसंगत तथ्य को कहां पे बताया गया है, ये आप मुझे बताइएगा। अब यहां शब्द लिखा गया है अनुमान इंगित करता है। अनुमान का क्या मतलब होता है, अनुमान का मतलब यह होता है कि जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति भीगा भागा आया है, पूरा लथपथ है, आपका भीगा हुआ है, तो आप क्या कहते हैं, अरे भाई बरसात हुई थी क्या, भीग के आए हो, तो आप क्या कह रहे हैं, ये अनुमान लगा रहा है। उसको नहीं पता कि बारिश हुई है या नहीं हुई है, वो तो अपने घर में है, नहीं पता भाई उसको, तो क्या अनुमान लगा रहे हो, बारिश हुई थी क्या, आप भीग के आए हो, तो ये क्या है, अनुमान है। मान लीजिए किसी ने चोरी कर लिया, ए नाम का व्यक्ति है, इसने क्या किया, चोरी कर लिया। अब सी नाम का व्यक्ति यह कहता है कि भैया जिसने चोरी किया था उसकी खोजबीन के चक्कर में आपकी पुलिस आ रही है। ए क्या किया, भाग गया, तुरंत भाग लिया। तो ये क्या है, ये अनुमान लगाया जा रहा है कि इसी ने चोरी की होगी। कैसे, अब यहां ध्यान रखिए, यहां पे प्रश्न क्या है कि क्या ए द्वारा चोरी की गई,
ये विवादित तथ्य है, इसी को कहेंगे ना। विवाद के विषय वस्तु क्या है कि क्या ए द्वारा चोरी की गई, ये विवादित तथ्य है। अब यहाँ पे सुसंगत तथ्य क्या होगा? सुसंगत तथ्य ये होगा कि भाई सी के द्वारा ये कहना कि भाई पुलिस जिसकी जहां चोरी हुई थी उसके चोर के खोजबीन के लिए इधर आ रही है, तो जैसे ही ए सुनता है वो भाग लेता है। तो ये क्या है? ये सुसंगत तथ्य है। ये क्या कर रहा है? विवादित तथ्य को क्लेरिफाई कर रहा है कि हाँ भाई जो ये चोरी है वो ए के द्वारा ही की गई थी। विवादित तथ्य हमारा क्या था? क्या ए के द्वारा चोरी की गई थी। तो ये कंडीशन जो बताई जा रही है, ये जो भाग जा रहा है पुलिस को सुनते ही, तो ये अनुमान इंगित करता है कि ए के द्वारा ही चोरी की गई थी। क्लियर बात? तो आपने विवादित भी समझ लिया, सुसंगत भी समझ लिया, अनुमान क्या होता है ये भी हमने आपको बता दिया। अब देखिए प्रश्न ये उठता है कि आप स्वीकृति अनुश्रुत नियम का अपवाद है। पहली चीज तो आप ये समझिए कि ये अनुश्रुत नियम क्या है, इसके विषय में हमने ऑलरेडी आपको बता रखा है। अनुश्रुत नियम को ही हम कहते हैं हियर से एविडेंस के नाम से जाना करते हैं। अनुश्रुत का मतलब होता है सुनी सुनाई बात। जैसे ए के द्वारा कुछ चीजें कही गई, बी को कही गई, ये जाके कोर्ट में कह देते हैं, तो ये क्या हुई कि सुनी सुनाई बात हो गई। मतलब बी के द्वारा जो स्टेटमेंट दिया जा रहा है कोर्ट में वो क्या होगा? वो अनुश्रुत आपका साक्ष्य माना जाएगा, हियर से एविडेंस माना जाएगा। सामान्य तौर पर हियर से एविडेंस को भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत ग्राह्य नहीं माना जाता है, लेकिन इसे अपवादित दशाओं में ग्राह्य किया जाता है। ये कब किया जाता है? ये तब किया जाता है जब साक्ष्य का कोई अभाव है, साक्ष्य नहीं मिल पा रहे हैं पर्याप्त, तो उस कंडीशन में हियर से एविडेंस को भी ग्राह्य बनाया जाता है। ठीक है, तो ये भी एक क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि क्या स्वीकृति अनुश्रुत नियम का अपवाद है? तो आप बताएंगे यस, अनुश्रुत जो स्वीकृति है ये भी अनुश्रुत नियम का अपवाद माना जाता है। ठीक है, क्योंकि स्वीकृति देखिए ये जरूरी नहीं है कि आप न्यायालय में ही कहें, स्वीकृति आप किसी से भी कह सकते हैं। तो वो बंदा क्या कहेगा? कोर्ट में जाके ये कह सकता है कि फलाने समय पर इनके द्वारा ये बात कही गई थी, तो वो क्या होगा? वो स्वीकार माना जाएगा। ठीक है, स्वीकृत माना जाएगा, उसको साक्ष्य में ग्राह्य माना जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसीलिए यहां कहा गया स्वीकृति अनुश्रुत नियम का अपवाद। अच्छा, अब प्रश्न उठता है क्या स्वीकृति के आधार पर ही क्या निर्णय सुनाया जा सकता है, जजमेंट सुनाया जा सकता है? तो इसके विषय में प्रावधान करता है सीपीसी। ध्यान रखिएगा, कौन प्रावधान करता है? सीपीसी करता है। सीपीसी में आप कहां पढ़ते हैं? ऑर्डर 12 रूल 6 सीपीसी। ऑर्डर 12 में स्वीकृति का पूरा प्रावधान किया गया है, और उस ऑर्डर 12 में ही जब आप रूल 6 पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा गया है कि स्वीकृति के आधार पर ही निर्णय सुनाया जा सकता है, जजमेंट दिया जा सकता है। तो ये आप याद रखिएगा, ये आप जब मेंस लिखते हैं तो मेंस में भी इसका जिक्र आप कर सकते हैं। तो इस तरह मैंने आपको स्वीकृति के विषय में पूरी चीजें बता दी। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है कि स्वीकृति के प्रकार हम देखते हैं कि स्वीकृति कितने प्रकार की होती है। सामान्य तौर पर कहीं कहीं आप 2 प्रकार पाते हैं, कहीं कहीं 3 प्रकार मिलते हैं, और कहीं कहीं 4 प्रकार भी मिलते हैं। हम यहाँ पर आपको 4 प्रकार बताने वाले हैं कि स्वीकृति के कितने प्रकार? 4 प्रकार होते हैं। पहला न्यायिक आपका स्वीकृति, दूसरा न्यायिकेतर स्वीकृति। न्यायिक स्वीकृति को हम क्या कहेंगे? जुडिशियल एडमिशन। न्यायिकेतर स्वीकृति को एक्स्ट्रा जुडिशियल एडमिशन, आचरण द्वारा, कंडक्ट द्वारा स्वीकृति, मौन स्वीकृति। ठीक है, तो ये 4 हैं, न्यायिक, न्यायिकेतर, आचरण और मौन स्वीकृति। ये 4 प्रकार के हैं, स्वीकृति के प्रकार होते हैं। न्यायिक स्वीकृति क्या होती है? जब कोई व्यक्ति कोर्ट में जाकर कोई स्वीकृति कर रहा है तो वो हम क्या कहेंगे? उसे हम न्यायिक स्वीकृति कहते हैं। ये न्यायालय में होती है। ठीक है, और ये एक बाध्यकारी बल रखती है जब आप कोर्ट में कोई बात कह रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए एक केस है नगीन दास रामदास वर्सेस दलपत राम इच्छाराम 1974 का है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका केस था है। यहां कहा गया न्यायिक स्वीकृति को सेक्शन 53 के अंतर्गत साबित करने की आवश्यकता नहीं होती है, और न्यायिक स्वीकृतियां पक्षकारों पर बाध्यकारी प्रभाव रखती हैं। क्लियर? ये हुई बात न्यायिक स्वीकृति। न्यायिकेतर स्वीकृति क्या होती है? न्यायिकेतर स्वीकृति न्यायालय से बाहर आप किसी भी व्यक्ति से करते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं? न्यायिकेतर स्वीकृति कहते हैं। लेकिन वो बाध्यकारी बल जो है इसमें नहीं होता है, ये थोड़ा सा कमजोर प्रकृति का होता है।
ये तो प्रबल प्रकृति का होता है न्यायिक वाला, क्योंकि आप कोर्ट के अंदर कह रहे हैं। ये न्यायिकेतर आप कोर्ट के बाहर कहीं किसी से कह रहे हैं तो थोड़ा सा कमजोर प्रकृति का होता है। जो आप बात कर रहे हैं किसी अन्य व्यक्ति से बाहर कोई स्वीकृति कर रहे हैं तो उसी के आधार पर किसी को सजा नहीं दी जा सकती, उसके लिए अन्य साक्ष्यों की भी जरूरत यहाँ पे पड़ती है। इसीलिए कहा जाता है न्यायिकेतर जो स्वीकृति होती है थोड़ा सा कमजोर प्रकृति की होती है। ठीक है, आचरण द्वारा स्वीकृति ये क्या होती है? यहां बोलने का मतलब नहीं रहता, यहां कंडक्ट ही आपको बता देता है कि आपने क्या किया, उन तथ्यों को स्वीकार कर लिया है। आचरण से ही आपको पता चल जाता है। जैसे आप जब सेक्शन 6 पढ़ते हैं, भारतीय साक्ष्य अधिनियम का सेक्शन 6 पढ़ते हैं तो वहां पर एक दृष्टांत है वो देखिएगा F, हम जिसे कहें F, तो वहां पर एक दृष्टांत दिया गया है जो आचरण से संबंधित है। सेक्शन 6 है क्या? सेक्शन 6 में कहा गया हेतु, तैयारी, पूर्व या पश्चात का आचरण की बात की गई है। अब चलिए दृष्टांत देख लेते हैं। दृष्टांत इसमें यह कहा गया, प्रश्न यह है कि क्या क ने ख को लूटा। अब देखिए, क्या ए के द्वारा बी को लूटा गया? प्रश्न ये है। ये तथ्य कि ख के लुट जाने के पश्चात ग ने क की उपस्थिति में ये लुट गए थे। अब सी कोई बात कहता है किसकी उपस्थिति में? ए की उपस्थिति में सी कोई बात कह रहा है। क्या कह रहा है? ग ने क की उपस्थिति में कहा कि ख को लूटने वाले आदमी को, बी को लूटने वाले आदमी को खोजने के लिए पुलिस आ रही है। यानी कि सी क्या कहता है कि भैया जो बी लुट गए थे बाजार में या मेले में कहीं पर, तो जिसने लूटा था उसकी खोजबीन के लिए पुलिस आ रही है। इतना कहते ही आगे क्या होता है, और यह कि उसके तुरंत पश्चात का भाग गया। एक क्या हुआ? भाग गया। तो ये क्या है? ये चीजें सुसंगत मानी जाएंगी। प्रश्न क्या था? विवादक बिंदु इसमें क्या थे? विवादक बिंदु ये थी कि क्या ए के द्वारा बी को लूटा गया। विवादक सुसंगत क्या है? सुसंगत ये होगा कि जब सी के द्वारा ये कहा गया कि भाई जिसने बी को लूटा था उसकी खोजबीन के लिए पुलिस आ रही है, इतना कहते ही ए का भाग जाना, ये क्या प्रूफ करता है? ये उसका आचरण बताता है, कंडक्ट बताता है। और यही चीज क्या मानी जाती है? सुसंगत मानी जाती है। सुसंगत इसलिए मानी जाती है तो क्योंकि जो विवादक तथ्य है हमारा, इसको ये क्लेरिफाई करता है। ठीक है, इसलिए ये चीज सुसंगत मानी जाती है। क्लियर बात? तो ये हुआ आचरण द्वारा स्वीकृति के विषय। मैंने आपको एग्जांपल दिया जो कि सेक्शन 6 के एफ का ये आपका एग्जांपल है। ठीक है, जिसे हम हिंदी में च कहें, च वाला दृष्टांत है, आप उसको पढ़ लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसी में एक केस लॉ है मायो वर्सेस मायो का मामला है। इसमें यह कहा गया व्यक्ति का आचरण भी स्वीकृति के रूप में सुसंगत हो सकता है। क्लियर? तो इसमें 3 चीजें हमने जानी स्वीकृति के प्रकार में, न्यायिक स्वीकृति, न्यायिकेतर स्वीकृति, आचरण द्वारा स्वीकृति, एंड लास्ट है हमारा मौन स्वीकृति। अब क्या आदमी के चुप रहने पर भी स्वीकृति हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। कैसे हो सकती है? इसी हम सेक्शन 6 में ही, सेक्शन 6 का ही दृष्टांत है, 6 है, उसके आगे वाला दृष्टांत है, देखिएगा, जिसे हम जी कहते हैं। इसमें यह कहा गया कि प्रश्न यह है कि क्या ख के प्रति का 10,000 रुपए का देनदार है। अब यहां समझिएगा थोड़ा, यहां ये कह रहे हैं कि क ने ख से 10,000 रुपए लिए। ठीक है, ऐसे समझिएगा, क ने ख से 10,000 रुपए लिया तो क क्या होगा? देनदार होगा, देना है, क को देना है, ख को देना है 10,000 रुपए। ठीक है, अब आगे क्या कह रहे हैं? यह तथ्य कि क ने ग से धन उधार मांगा, ग से भी धन उधार मांगा है इसने, किससे? ग से भी मांगा है धन उधार। आगे क्या कह रहे हैं? और कि घ ने ग से क की उपस्थिति, घ ने ग से, देखिए घ ने ग से इनकी उपस्थिति में क्या कहा? अब एक बार फिर से समझिए, क ने ख से 10,000 रुपए मांगा है उधार के रूप में। ठीक है, अब ये कहां चले गए? ग के पास।
मांगने के लिए कि भैया तुम भी हमें दे दो पैसा। अब यहां घ खड़े थे, घ ने ग से कहा इनकी उपस्थिति में, ध्यान रखिए, क की उपस्थिति में, क उपस्थित थे, सुन रहे थे, उनकी उपस्थिति में घ ने कहा, क्या कहा, घ ने ग से क की उपस्थिति में, क की उपस्थिति और श्रवण गोचरता में कहा। सिर्फ उपस्थित नहीं थे, श्रवण गोचरता मतलब सुन रहे थे, वो कौन, क सुन रहे थे, श्रवण गोचरता में कहा कि मैं तुम्हें सलाह देता हूं। कौन कह रहा है, घ कह रहे हैं, ग से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि तुम क पर भरोसा ना करो। ये क्या कह रहे हैं, घ कह रहे हैं, जैसे कि मैं तुम्हें भाई सलाह दे रहा हूं, बड़े भाई होने के नाते सलाह दे रहा हूं कि भैया इनके ऊपर आप भरोसा मत करिए। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं, क्योंकि वह ख के प्रति 10,000 रुपए का देनदार है, क्योंकि क ख के प्रति 10,000 रुपए का देनदार है। आगे क्या कह रहे हैं, और कि क कोई उत्तर दिए बिना चला गया। ठीक है, सुन रहा था, उपस्थित था, सुन रहा था घ की बातें क्या कह रहा है, और बिना उत्तर दिए, बिना इनसे पैसा वैसा लिए वो चला गया। ये सब क्या है, ये सब चीजें सुसंगत मानी जाएंगी। अर्थात क का आशय बता रहा है कि भैया इनसे तो हड़प ही लिए हैं 10,000 रुपए, अब ग से मांग लेंगे तो उनको भी नहीं देंगे हम। ठीक है, ये थोड़ा साबित कर रहा है, ये सब चीजें साबित कर रहा है यहाँ पर। तो इसलिए क्या हुआ, ये आपका मौन स्वीकृति यहाँ पर माना जा सकता है। ठीक है, क्योंकि चुप था, खड़ा था, सुन रहा था, ये सब बातें, और सुन के चला। क्लियर? तो इस तरह हमने स्वीकृति के प्रकार में आपको चारों प्रकार बताए, न्यायिक स्वीकृति, न्यायिकेतर आचरण और मौन स्वीकृति आपके यहाँ पर हमने बता दिया। ठीक है, तो स्वीकृति क्या होती है इसके बारे में हमने जाना, स्वीकृति के प्रकार क्या है ये हमने जाना। अब देखिए बात यहाँ पर अब ये उठती है कि स्वीकृति कौन कर सकता है। जब आप डेफिनेशन पढ़ेंगे तो उसी डेफिनेशन में ये लिखा है कि स्वीकृति कौन कर सकता है। तो विभिन्न लोग हैं जिनके द्वारा स्वीकृतियां की जाती हैं, वो सेक्शन 16, 17, 18 में बताई गई हैं। ये चीज मैं कल के वीडियो में आपको बताऊंगा कि कौन कौन व्यक्ति हैं जो स्वीकृति कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कब पक्ष में साबित की जाएंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि कब पक्ष में साबित की जाएगी। और लास्ट में स्वीकृति का साक्ष्य मूल्य क्या है, सेक्शन 25, 20, 21, 53 में ये बात कही गई है। तो ये 3 वीडियो आपकी बनेगी जिसमें मैं अलग अलग करके चीजों को स्पष्ट करूंगा, और साथ ही साथ लास्ट में मैं आपसे बात करूंगा जब कन्फेशन में पढ़ा लूंगा संस्वीकृति, तब हम लोग बात करेंगे कि स्वीकृति और संस्वीकृति में आखिर अंतर क्या होता है। इतनी चीजें करने के बाद ही ये आपका एडमिशन कंप्लीट होगा। आई होप मेरे द्वारा बताई गई जो जानकारी है आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही साथ यदि आपको क्लास ज्वाइन करनी होगी तो बताए गए नंबर पे कॉल करके आप क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।